दोस्तों नमस्कार, जोहार, गुड आफ्टरनून। आज के इस वीडियो में और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ को देखेंगे और अपने स्टैटिक सिलेबस से रिलेट करने की कोशिश करेंगे और बीपीएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं उससे हम किस तरह से इनका उपयोग उनके आंसर देने में कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज का मेंस क्वेश्चन। कल क्वेश्चन अपलोड नहीं हो पाया था ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। वी आर रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। आज क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा, आप इस पर अपना आंसर अपलोड कर सकते हैं। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन गो ऑन आवर वेबसाइट, आंसर राइटिंग पे क्लिक कीजिए, आज के डेट पे क्लिक कीजिए और आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, आप इसमें आंसर अपलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है 67th बीपीएससी में पूछा गया है एंड दिस इज़ वेरी रेलिवेंट एज फार एज जो अभी चल रहे हैं करंट सिनारियोज, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी रेलिवेंट होता है और आप इसका आंसर करके इस टॉपिक पे अपना एक होलसम नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन इज कि डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया एंड इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन फ्यूचर विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। एग्जामाइन हाउ द प्रॉब्लम कैन बी कंस्ट्रक्टिवली हैंडल इन टाइम विद द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसमें आप एकदम मल्टीफेसिटेड आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ हेल्प मत लीजिएगा एंड ट्राई टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। पहले पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो, उसके बाद उसको लिखो और अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, तभी फ़ायदा होगा यार, नहीं तो कॉपी पेस्ट करके कुछ हुआ। कल था 30 जनवरी और कल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। उनका 75th डेथ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है और उस दिशा में कल प्रार्थना सभा हुई दिल्ली में और पटना में भी काफ़ी कुछ हुआ। हमारे लिए काम की चीज़ क्या है? हमारे लिए महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी को समझना है। क्यों? क्योंकि बीपीएससी में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनालिटीज़ का। जीएस 1 सेक्शन 1 में जो पर्सनालिटीज़ का थीम है उसमें महात्मा गांधी का जो सवाल आता है वो काफ़ी प्रिवलेंट है, इसलिए हमको वो समझना ज़रूरी है। उससे पहले कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स देखते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ 1869 में। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात में, आप जानते होंगे। वो साउथ अफ्रीका कब गए? 1898 में गए। क्यों गए, किसके लिए गए, आप पढ़ लेंगे। वहाँ पर उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस और इंडियन ओपिनियन निकाली। जो सत्याग्रह उन्होंने यूज़ करना शुरू किया, उन्होंने अपने सेकेंड फेज ऑफ जो उनका पैसिव रेसिस्टेंस था उसमें उन्होंने सत्याग्रह को यूज़ करना शुरू किया। इंडिया कब आए? 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए। उस दिन को हम लोग किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं या उस डे को क्या सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा दिवस मनाते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आज का पहला प्रीलिम्स क्वेश्चन हो गया। आप इसके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखेंगे कि 9 जनवरी 1915 का जो महात्मा गांधी आए तो उस दिन को हम लोग किस नाम से, किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे आके उन्होंने केक किया। केक क्या है ये याद करने का एक तरीका है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेरा सत्याग्रह। इसके बाद जो खिलाफत मूवमेंट था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के काफ़ी टाइम प्रेसिडेंट भी रहे थे। इससे ज़्यादा डिटेल हम लोग रेजोनेंस में काफ़ी डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री में लेक्चर में पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे उसमें सारे फैक्ट्स को लेके। अब अगला न्यूज़ देखते हैं। अभी जो आज से है बजट सेशन चालू हो रहा है, तो बजट सेशन चालू हो रहा है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे रिलेटेड मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस बहुत बनते हैं बजट से, जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, जिसको लोग कहते हैं कहाँ से पढ़ें हम, लास्ट मोमेंट में उसके लिए परेशान होते हैं। तो देखो, वैसे क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका एक ही है कि जो भी न्यूज़पेपर में रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं, रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उसका एक नोट्स बना के रखो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। अदरवाइज़ वो फिर से सेम हरगुलियन टास्क होगा एग्जाम के नियर बाय में। अभी देखो बजट सेशन है तो बजट से रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट नोट डाउन किए हैं। इस फैक्ट को आप भी नोट डाउन करेंगे और एक जगह कहीं लिख के रखेंगे सो दैट लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए एसेंशियल हो जाए। पहला बजट इंडिया में कब पेश हुआ था? 1860 में हुआ था, 1860 में हुआ था। किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। रेलवे बजट पे बात करने से पहले हाँ, अभी मैंने गवर्नर जनरल यूज़ किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमेंट करने लगें कि उसमें तो वाइसरॉय था। आप इसको देख लीजिए, उसमें गवर्नर जनरल या वाइसरॉय कौन था। अब ये से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि वाइसरॉय इंडिया में कब से बना, ठीक है। पहला वाइसरॉय कौन था इंडिया का, लास्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब रेलवे बजट को सेपरेट कब किया गया यूनियन बजट से? 1924 में किया गया। किसके रिकमेंडेशन पे किया गया? एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1924 में रेलवे बजट को यूनियन बजट से अलग किया गया।
बाद में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो फिर से 2017-18 के बजट से इसको अलग किया गया, और इस साल 2024 में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे अभी नहीं आएगा। इकोनॉमिक सर्वे आएगा जब नई सरकार बनेगी, जब वो सरकार अपना बजट पेश करेगी, उस समय इकोनॉमिक सर्वे आएगा। अभी एक छोटा सा इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट आया है, ठीक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं अगर इंडिया की करंट इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में कुछ देखना है, लास्ट ईयर का करना है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी तक जो आपने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा है, प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट। चलो अब आगे चलते हैं। हमारे लिए काम की चीज़ जो है बस हम उसको डिस्कस करेंगे, ज़्यादा चीज़ों पे हम जोर नहीं डालेंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी अपने किताब का अनावरण कर रहे थे, विमोचन कर रहे थे, या कहें तो अपना किताब के बारे में चर्चा कर रहे थे IIM मुंबई में। उनकी किताब जो है वाई भारत मैटर्स, ये एस जयशंकर की किताब है। कभी कभार पूछ लेते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग करके, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया था, या बातचीत के दौरान ही उन्होंने डिफरेंट इश्यूज जो चल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, उस पे इंडिया के स्टैंड को उन्होंने अफर्म किया था। तो वो सब क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे इंडिया आउट कैंपेन हो रहा है, उस पे क्या आपका कहना है। उसके बाद अभी जो रेड सी और अरेबियन सी में जो इश्यूज चल रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तानी सिविलियंस को हमने, जो पाकिस्तान के नाविक थे उनको हमने बचाया पायरेट से, उस पर उन्होंने कुछ बोला है। फिर रामायण और यूथ को कैसे उन्होंने अपने बुक में रिलेट किया है। तो ये सब आप देख सकते हैं, एक समझदारी डेवलप करने के लिए, अपना एक स्टैंड डेवलप करने के लिए एक साथ उन्होंने सब कुछ बता दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसको पढ़ें। फिर हम देखेंगे यहाँ पे राजनाथ सिंह एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे। ये मीटिंग जो थी उसको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने होस्ट किया था। इस मीटिंग को होस्ट करते हुए उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि भारत को अभी भी कैपिटल और टेक्नोलॉजी जो है यूनाइटेड स्टेट्स से चाहिए, ताकि उसको डेवलप्ड स्टेट बनने में मदद मिले। तो अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमको यूनाइटेड स्टेट्स की ज़रूरत है, और इस संदर्भ में हमको इंडियो US रिलेशनशिप जो है उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसी विषय पर राजनाथ सिंह ये भी कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट न्यू इंडिया बनाने के लिए अमेरिकन इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है यहाँ पे। इन शॉर्ट, ही इज़ ट्राइंग टू सपोर्ट द इंडो US रिलेशनशिप, और उसको एक नए लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। वो कुछ पॉजिटिव्स बताते हैं इंडिया के, जैसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी देखें तो वर्ल्ड में बहुत कम कंट्रीज़ हैं, कंसिडरिंग डेवलप्ड ऑल्सो, कि इतना फास्ट ग्रो कर रहे हैं। फिर हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है काफ़ी रिच है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? वैसी पॉपुलेशन जो वर्किंग पॉपुलेशन हो, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन नहीं हो, ठीक है। और ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे लिए अभी पॉजिटिव ही होने जा रहा है 2030 से 2045 तक में। आप मान के चलिए कि 2035 से 45 का टाइम जो होगा दैट विल बी बेस्ट फॉर अस टू ग्रो। उसके बाद जो है हमारी पॉपुलेशन भी एज होने लगेगी और डिक्लाइन होने लगेगी, जैसे अभी चाइना में हो रही है। तो मोर देन 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन विल बी डेमोग्राफिकली पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, है ना। ऐसा कह के इसमें लिख सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किल्ड वर्कफोर्स में इंडिया का योगदान हमेशा से रहा है। उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट गारंटी, हाई रिटर्न्स टू अमेरिकन कंपनीज, मतलब यहाँ की डोमेस्टिक मार्केट जो है वो जल्दी डिसरप्ट नहीं होती है, हम लोग एक स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। और इस तरह से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में तो यू आर फ्री टू कम, यू शुड कम हियर, टेंशन फ्री मोड में यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा जा रहा है। उसके बाद इंडिया का जिस तरह से असर्शन रहता है, अफर्मेशन रहता है कि जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, जैसे समंदर के कुछ रूल है, अनक्लॉस है, उसको फॉलो करना है, या फिर स्पेस ट्रीटी है उसको फॉलो करना है, या फिर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात होती है, उसमें इंडिया का जो अफर्मेशन है वो बहुत पॉजिटिव रहता है। हम इंडिया क्या करते हैं कि हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमको फंड दे दिया, कोई हमको कुछ ग्रांट दे दिया तो उसके सपोर्ट में हम जाके वोट कर दिया, ऐसा नहीं है। हम अगर पैलेस्टीन
के अगेंस्ट में इजराइल वायलेंस करता है तब हम इजराइल को कंडेम भी करते हैं, और जब इजराइल के अगेंस्ट हमास टेररिस्ट अटैक करता है तब हम हमास को कंडेम भी करते हैं। हम स्ट्रैटेजिकली सोचते हैं, हम ऑटोनमस हैं इस चीज़ में, हम किसी के डिसीजन के ओवर पावरिंग नहीं है। तो इनसे ये सब सिचुएशन जो क्रिएट हो रहे हैं, ये एक बिजनेस के लिए बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन रहा है और बिजनेस थ्राइव करने के लिए यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। दिस इज़ व्हाट राजनाथ सिंह वांटेड टू कन्वे देयर इन फ्रंट ऑफ जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स थे उनके सामने। जो यूएस के साथ बायलैटरल ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तरफ जो कोलैबोरेशंस हैं, टेक्निकल कोलैबोरेशंस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम कितना भी रिसोर्स डेवलप कर लें, टेक्नोलॉजी जो है दैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप और उसके लिए एक सेपरेट एक्सपर्टीज चाहिए। और इस संदर्भ में देखें, जब हमारा R&D में इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ लेस देन 2% ऑफ GDP, तो जो कंट्रीज़ अपने R&D में 6% से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमारा 2% से भी कम है, तो हमको टेक्नोलॉजी तो उनसे लेना पड़ेगा ना, तो इसीलिए टेक्नोलॉजी हमको US से लेना पड़ेगा। लेकिन US की खासियत क्या है कि वो हमेशा से डेमोक्रेसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं और दोनों कंट्रीज जो है साथ होकर फ्री, ओपन और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं। भले ये किताबी बात हो, यूनाइटेड स्टेट्स को देख के तो लगता नहीं है कि वो फ्री, ओपन और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पे करना चाहते हैं, है ना। जब इंडिया अपने दुश्मनों को दूसरे कंट्रीज़ में मारती है तो ये US के पे आन की बात आ जाती है और यूनाइटेड स्टेट्स पूरी कंट्री को तबाह कर देता है बस इसीलिए कि उनको वहाँ के रिसोर्सेज चाहिए, तब उनको कोई बोलने वाला नहीं हो और आज यहाँ आके बोलते हैं कि वी फॉलो द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। खैर, हमको इंटरनेशनल रिलेशन पे डिस्कस करना है, हमको अपने स्वार्थ के लिए बात करनी है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में स्वार्थ जो है ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके लिए हमको उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। हमको ज़रूरत है, तू मेरा भाई है, जब लगेगा कि तुमको हमको ये करने की ज़रूरत है तो वो भी हम बता देंगे आने वाले टाइम पे। बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इसको इंडो US रिलेशनशिप जो है वो कैसे स्ट्रेंथन हो रहा है, जो जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है उसमें अभी भी इंडिया की इंक्लिनेशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ काफ़ी पॉजिटिव है और आने वाले टाइम में भी रहने वाली है। क्योंकि एक आर्टिकल अभी C राजा मोहन का आया था, मैं द हिंदू में देख रहा था, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि चाइना जो है अब आने वाले टाइम पे US को इकोनॉमिक तौर पे पीछे नहीं छोड़ पाएगी। चाइना की पॉपुलेशन जो है ना एजेड हो गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसकी पीक पे पहुंच गई है, इससे ज़्यादा वो और ग्रोथ नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी करप्शन कम कर ले, कितना भी कुछ कर ले, तो उसका ग्रोथ रेट जो है, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अब स्टैंड स्टिल हो गया है। तो US इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक सुपर पावर इन कमिंग ईयर्स ऑल्सो। अब उसको पीछे छोड़ने के लिए इंडिया ही कुछ कर सकता है, तो इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है कि हम चाइना को किसी भी तरह साइड लाइन करें, है ना। तो ये सब चलता रहता है, आपको इससे अपने आप को अपडेट करके रखना है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तब अच्छा आंसर निकल के आएगा। चलो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, है ना। 180 देश की जब लिस्टिंग बनी तो उसमें इंडिया टॉप से 93 नंबर पे है। अच्छा न्यूज़ है, आप सोच सकते हैं, रिलेटिव चीज़ है ना। अगर हम या तो हम दूसरे कंट्रीज से अपने आप को कंपेयर करें या हम अपने आप से कंपेयर करें। दिस इज सिमिलर कि आप मेंस टेस्ट सीरीज देते हैं और आप अपने दोस्त से अपने मार्क्स कंपेयर करते हैं GS1 में, या अपने मार्क्स अपने पिछले टेस्ट से कंपेयर करते हैं GS1 में। सिमिलरली है, इंडिया को करप्शन पे कैसा काम करना चाहिए। तो ये जारी कौन करता है रिपोर्ट? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था है जो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जारी करती है। इंडेक्स क्या करता है कि उस कंट्री में पब्लिक सेक्टर करप्शन कितना है, सरकारी करप्शन कितना है, जिसमें से हम देखें तो डेनमार्क टॉप पे है, करप्शन में नहीं, करप्शन कम करने में, है ना। तो डेनमार्क इज़ एट द टॉप, इसके बाद है न्यूजीलैंड और उसके बाद है नॉर्वे। आप देखेंगे जनरली ये कंट्रीज़ जो है ना, ये हमेशा हर चीज़ में टॉप में रहते हैं। रीज़न क्या है? उसकी पॉपुलेशन उतनी भी नहीं है जितने पटना की पॉपुलेशन है, तो चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। यहाँ पे हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारे इतने डाइवर्स चीज़ें हैं, कल्चर है डाइवर्स, रिलीजन है डाइवर्स, रहने का तरीका है डाइवर्स, बोलने का तरीका है डाइवर्स। बाकी सारी कंट्रीज़ में क्या है? एक लैंग्वेज, सब कुछ एक है। तो यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करना थोड़ा टफ भी हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वी कैन नॉट डू। और ये 93 जो है ये बहुत बहुत बुरा स्कोर है।
अगर 50 से ऊपर रहता तो मान सकते थे, चलो थोड़ा ठीक है, 50 से नीचे नहीं जाना चाहिए था कैसे भी इसको। अब बोलेंगे 50 कैसे, तो मान लेते हैं कुछ छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं वो 40-50 होंगे, उनको छोड़ के अगर बड़ी कंट्रीज़ में आते हैं तो 50 से ज़्यादा की रैंकिंग अच्छी नहीं है एज़ फार एज इंटरनेशनल परसेप्शन इज़ कंसर्न। आप बोलेंगे ये सब क्यों निकाला जाता है ना, कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा ये सब इंडेक्स क्यों निकाला जाता है, क्या काम है इसका, हम जान के क्या करेंगे, भारत का 93वां स्थान है, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग पे हम काम करेंगे। अब जब सरकार को ही मन नहीं है आप करप्शन कम कराने का, तो आप इंडेक्स निकाल के क्या करेंगे। देखिए ये सारे इंडेक्सेस जो हैं ये निकाले जाते हैं, हमारे आपके लिए नहीं होते हैं, ये होते हैं बिजनेस ओनर्स के लिए। कोई बिजनेस ओनर यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा हुआ है, सिंगापुर में बैठा हुआ है, उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है। इंडिया में अभी ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कंपनी खोलने के लिए उसको कितना करप्शन देना पड़ेगा, उसको कितना ज़्यादा रेड टेपिज्म आएगा यहाँ पे, उसका हिसाब, उसका फीडबैक, या तो वो एक सर्वे कराएंगे इंडिपेंडेंट अपना, उस सर्वे में करोड़ों लग जाते हैं। तो क्या होता है कि सब मिला के पैसा देते हैं कि लो भाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल टाइप एक संस्था बनाएंगे, बोलेंगे भाई तुम एक काम करो, तुम उस कंट्री में जाओ या तुम सारे वर्ल्ड में एक सर्वे करो कि कहाँ पे करप्शन ज़्यादा है, कहाँ पे करप्शन कम है, कहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है, कहाँ पे लिविंग बहुत अच्छा है, कहाँ पे इन्वायरमेंट का सिचुएशन बहुत अच्छा है। जहाँ पे इन्वायरमेंट का सिचुएशन बहुत अच्छा होगा वहाँ पे इन्वायरमेंट रिलेटेड जो कंपनीज है वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगी। वो जहाँ पे इन्वायरमेंट रिलेटेड कंसर्न मिड लेवल का है वहाँ पे वो स्ट्राइक करेंगी, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का स्कोप बनता है, उनको दायरा मिल जाता है कि अच्छा ये 5 कंट्रीज़ पे हमको फोकस करना है। अब ये कंपनीज़ जो हैं अपनी पॉलिसीज़ इन 5 कंपनीज़ के लिए बनाएंगी। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क एज फार एज इंडेक्सेस इज कंसर्न। अब इंडेक्स पे आते हैं। इंडेक्स में स्केल 0 to 100 होता है, 0 से 100 होता है। जो 0 के पास रहता है कहा जाता है सबसे ज़्यादा बेईमान है, सबसे ज़्यादा करप्ट है, हाईली करप्ट है, और जिसका 100 है उसको कहा जाता है कि वो एकदम क्लीन है ना, सर्फ एक्सेल से धोया हुआ है। इंडिया की रैंक 2022 में 85 थी और अब क्या हो गई है, 93 हो गई है ना। रैंक बढ़ा ना यार, तो फ़ायदा है। बिल्कुल गलत, अगर 85 है तो इसको 55 जाना था, 93 नहीं जाना था। अगर ऐसा गया है इसका मतलब, इसका इंडिकेशन ये है कि अभी पब्लिक डीलिंग्स में इंडिया में करप्शन का ट्रेंड बढ़ा है 2022 के बाद, और ये निहित भी है क्योंकि इलेक्शन टाइम है, चलता है ये सब, आप कितना इसको कंट्रोल करेंगे। खैर ये चलता है वाला एटीट्यूड विल नॉट वर्क इन सिविल सर्विसेज, ठीक है, प्लीज माइंड इट। सिंगापुर जो है सबसे ज़्यादा टॉप पे है, स्कोरिंग 83 एंड ऑक्यूपाइंग द 5th स्लॉट एशिया में। अगर एशिया रीजन की बात करें तो सिंगापुर जो है 83 स्कोर कर रहा है और 5वां स्लॉट है उसका, है ना। सिंगापुर जो है बहुत कम करप्शन है यहाँ पे, वो आप याद रखेंगे। अब अपने पड़ोसी देश चाइना की बात करें तो चाइना का रैंक 76 है। उन्होंने करीब 37 लाख लोगों को एग्जीक्यूट किया और पनिश किया क्योंकि वो करप्शन कर रहे थे। उसके बाद भी उनकी रैंक 76 ही है, तो ठीक है, आप याद रखेंगे। 93 रैंक है 180 कंट्रीज़ में, है ना। चलो, और रिसेंट में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो है विनय मोहन क्वात्रा, उनकी विजिट हुई है भूटान में, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ सकते हैं आप, है ना। इसमें पढ़ने लायक चीज़ें क्या क्या हैं। जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो कौन है, भूटान के राष्ट्रपति है, भूटान के किंग कौन है, इनका नाम आप देख सकते हैं। किस किस इश्यूज़ पे बात हो रही है उनकी, और इंडो भूटान रिलेशन जो है वो कैसा है सदियों से, और आज पे क्या चल रहा है, अभी क्या इश्यूज़ हैं उसमें, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे लिए ऐसा कुछ काम करनी है। यहाँ पे आप स्नो लियोपार्ड के बारे में अगर देखें तो थोड़ा आप गूगल कर सकते हैं स्नो लियोपार्ड के बारे में, ये कहाँ मिलता है। चूँकि ये यूपीएससी सीएसई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्नो लियोपार्ड उनका फेवरेट एरिया है, किसी न किसी दिशा में वो पूछ लेते हैं इससे, तो यहाँ भी एक बार रिवाइज कर लें तो क्या ही बुरा है, ठीक है। चलो, नेवी रेस्क्यूज 19 पाकिस्तान नेशनल्स फ्रॉम सोमाली पायरेट्स, फ्रीज लंगन वेसल विथ 6 क्रू। दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू जो उत्पात मचा हुआ है अभी अरेबियन सी में, और जो सोमाली पायरेट्स हैं किस तरह से अरेबियन सी में अटैक करते हैं, इंडियन नेवी किस तरह से वहाँ अपना कमान संभाले हुए हैं। तो जो इंडियन ओशन रीजन में जो कुछ चल रहा है, इंडियन मैरीटाइम डोमेन में जो कुछ चल रहा है, उससे आपको एक नोट्स बनाने की ज़रूरत है।
और दैट कुड बी वेरी रेलिवेंट एज फार एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न, क्योंकि वहाँ से सवाल बन जाते हैं। जब इतना ज़्यादा सब कुछ हो रहा है ना, तो उस पर आपका एक व्यू बनना चाहिए कि इशू क्या है। मेन जो है इशू में आप डायरेक्ट इशू नहीं जाएंगे, इशू में आप ब्रॉड कंसर्न्स लेंगे। यहाँ पे देखें स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स है ना, फिर आप लेंगे कि डिप्लोमेटिक कंसर्न्स, फिर यहाँ लेंगे डोमेस्टिक कंसर्न्स। इस तरह करके आप ब्रॉड पॉइंट्स बनाएंगे। इन ब्रॉड पॉइंट्स के अंदर जो इश्यूज़ हैं उनको एज एग्जाम्पल डालेंगे। लोग क्या करते हैं ना कि अगर आंसर लिखते हैं तो कोई इशू है या इनिशिएटिव, चलो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, आप गवर्नमेंट डायरेक्ट वो लिखेंगे, ये प्लान वो प्लान वो प्लान। नो, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू राइट। आप अगर गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो आप, या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स, फिर एग्जीक्यूटिव इनिशिएटिव्स, या फिर स्कीम के फॉर्म में किस तरह से लाए। अब स्कीम में आप एग्जांपल दीजिए ना भर भर के। तो ये एक जब ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है ना, तो आप इंश्योर करेंगे अगर एटलीस्ट 5 पॉइंट भी लिख दिए एक सब टॉपिक में तो बहुत अच्छा आंसर हो जाता है, और दैट सीम्स की यू हैव रिटन ए वेरी कंप्लीट आंसर। चलो आगे चलते हैं, 30 मिनट ऐसे ही निकल गया। यहाँ पे सबसे पहला तो कल और परसों एक न्यूज़ आया था सब्सिडी के बारे में, है ना, एक चार्ट भी था उसमें। तो उससे हम लोगों ने ये निकाला था कि जो फूड सब्सिडी है दैट इज़ मोर देन फर्टिलाइज़र एंड विच इज़ मोर देन फ्यूल सब्सिडी। सबसे ज़्यादा सब्सिडी हम लोग फूड में देते हैं, उसके बाद फर्टिलाइज़र में, उसके बाद फ्यूल में देते हैं। उसका यूज़ हम इस आर्टिकल में करेंगे। तो गवर्नमेंट का जो मूव है अभी कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को फुल कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा कमाई नहीं कर पाए। अगर फर्टिलाइज़र को सब्सिडी दी जा रही है, सब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में सब्सिडी दी जा रही है, इसका क्या मतलब होता है कि जो पब्लिक मनी है उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है उन इंडस्ट्रीज़ को फंड करने के लिए। तो अगर आप उन इंडस्ट्रीज़ को फंड करने में, तो उनका उपयोग भी पब्लिक की भलाई के लिए होना चाहिए, तो वही काम है। तो सरकार जो है अभी क्या है, मैक्सिमम माइलेज लेना चाहती है। इलेक्शन टाइम है तो देखो ऐसा बोलना भी गलत होगा, कोई भी सरकार रहेगी तो सारी सरकार जो है माइलेज तो लेती ही है। तो जो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, ताकि जो भी अपना स्पेंडिंग कर रहे हैं सब्सिडी के फॉर्म में, है ना, उसको हम प्रोजेक्ट कर सके कि हम तो आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। लोगों को फ़ायदा कब होगा, जब उनको चीज़ें जो है कम दाम पे मिलेगी। कम दाम पे चीज़ें दिलवाने के लिए उनको फर्टिलाइज़र कंपनी से ही दाम जो है कम करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात इसमें कह रहे हैं कि कोई भी कंपनी जो है 8 से 12% से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं कमा सकती। अगर वो प्रॉफिट कमाती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, और फ्यूचर सब्सिडी पेमेंट में उसको चाहे आप मैनेज करवा लीजिए, है ना। तो इसमें राइटर कहना चाह रहे हैं कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बैक टू फुल कंट्रोल एरा करना चाह रहे हैं, जबकि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी सिस्टम 2010 में लॉन्च किया गया था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, बट हमारा क्या काम है, हमारा काम है इस इश्यूज़ को समझना और उसको अपने आंसर में लिखना। ये हमारे एग्रीकल्चर में इसको हम कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में कि रिसेंट कंट्रोल ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इससे क्या होगा कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे कमान कसा जाएगा, उसकी प्राइस कम हो पाएगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी, प्रोडक्शन बढ़ पाएगा, है ना, उस पर ध्यान दे पाएगा। लोगों की इनकम, बेसिकली जो फार्मर्स इनकम की बात होती है, तो उनको थोड़ा मार्जिन मिल पाएगा अगर फर्टिलाइजर रेट कम रहेगा, तो वो इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आप देख सकते हैं ओपनिंग ऑफ डिप्लोमेसी ICJ जो कर रहा है अभी साउथ अफ्रीका और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, लाइव कमेंट्री नहीं देखनी है। कुछ तो उन्होंने कहा है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप में जाकर नहीं, अगर PSI और ऑप्शनल है तो पढ़ लीजिए। UPSC CSE के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पे सी राजा मोहन जी का आर्टिकल है, ये चाइना के स्लो डाउन पे उन्होंने लिखा है। उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन बाकी मुझे लगा कि एक्स्ट्रा हो रहा है तो मैंने उसको पढ़ा नहीं और छोड़ भी दिया कि आप भी उसको छोड़ सकते हैं। बस इस समझने की ज़रूरत है कि चाइना का इकोनॉमिक लैंडस्केप अभी कैसा है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि ग्लोबल GDP में चाइना का जो अभी शेयर है वो इरिवर्सिबल डिक्लाइन पे है। मतलब ऐसा नहीं कि डिक्लाइन है तो ठीक हो जाएगा, वो इरिवर्सिबल डिक्लाइन है। जब भी इरिवर्सिबल डिक्लाइन की बात होती है तो आप हमेशा याद रखिएगा ये तभी होता है जब देयर आर स्ट्रक्चरल चेंजेस टू एन इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वहाँ की पॉलिसीज़ को लेके, वहाँ की स्किल सेट को लेके, आपका जो लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रैक्टिस रहा है उसको लेके, आपका जो ट्रस्ट रहा है आपके पार्टनर्स के साथ उसको लेके, ठीक है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है कितना थ्राइव कर रही हैं। ये सब रीजंस होती हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस को बूस्ट करने में। और चाइना में ये चाइना के अगेंस्ट जा रहा है, चाइना के उल्टी दिशा में जा रहा है। तो क्या इंडिया के लिए कैसा फ़ायदा है? तो इंडिया इस सिचुएशन को
और इस गैप जो बढ़ रहा है उसको प्लग कर सकती है अपने यहाँ मेक इन इंडिया को बूस्ट करके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करके। सबसे बड़ा रीज़न जो है चाइना की ये इरिवर्सिबल डिक्लाइन का, कि उसकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है दैट हैज़ बीन फॉलिंग फॉर ए डिकेड एंड अबाउट 19% इन द नेक्स्ट डिकेड इट विल लाइकली टू कम डाउन टू 10%। मतलब वहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो 10% तक रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कि बहुत कम लोग जो हैं वो अच्छे से काम कर पाएंगे, काम करने लायक रहेंगे। कहीं भी कोई भी पॉपुलेशन एनर्जेटिक रहती है तो उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है ना। तो वही चीज़ इसमें कहना चाह रहे हैं। और चाइना किस तरह से डिक्लाइन हो रहा है, चाइना का जो मस्कुलर अप्रोच है हर जगह, किस तरह से धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस आएंगे जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा दूसरी कंट्रीज़ का और उसका इकोनॉमिक डिक्लाइन होगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ इसमें श्री राजा मोहन जी ने बताने की कोशिश की है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल। ठीक है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। इसमें द हिंदू में, हाँ, IMF के प्रेसिडेंट कौन है अभी, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। ठीक है, GDP फोरकास्ट क्या किया, बिल्कुल हमारे काम का नहीं है क्योंकि एग्जाम बहुत दूर है अभी। EPFO's न्यू सर्वे 6 डिटेल ऑन वीमेन वर्कर्स टू बूस्ट देयर शेयर इन वर्कफोर्स। हाँ, यहाँ से आप कुछ डेटा निकाल सकते हैं। जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, उसमें वीमेन का वर्कफोर्स में कितना पार्टिसिपेशन है वो बताया जाता है। तो इंक्रीजिंग वीमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स को के सर्वे के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर और EPFO ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है, EPFO जो संस्था है वो ऐसी ही संस्था है कि जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं, आप बिहार सरकार में काम कर रहे हैं, आपका क्या है, एक ID दिया जाएगा आपको। इस ID में आपका जो PF का पैसा है जमा हो जाएगा। अगर आपका PF का पैसा कंटिन्यूस आ रहा है, इसका मतलब EPFO को पता लगता रहेगा कि आप सरकारी या आप किसी नौकरी में हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में जो आपको PF देता है तो आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। इससे निकल जाता है कि कितना % पॉपुलेशन जो है वो जॉब में है, कितना से उसमें कितनी पॉपुलेशन उसमें वीमेन है, कितनी पॉपुलेशन उसमें और बाकी है। तो ये सब हम इसमें किया जा सकता है। और इसमें ये कहा गया है कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था, फीमेल पार्टिसिपेशन 27.8% हो गया था 2023 में। देखो, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करो, है ना, इस तरह के डेटा को हमेशा याद रखो। ऐसे रिप्रेजेंट करने से बहुत ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे करो, ठीक है। 17.5 इन 17-18, यहाँ पे 17-18 मार्क कर लिया, यहाँ पे 22-23 मार्क कर लिया। 17-18 में कितना, 17.5% और 22-23 में 27.8%। मतलब एक आप ऐसे करके दिखा देंगे, है ना, सिग्निफिकेंट राइज इन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन एज फार एज PLFS इज कंसर्न। PLFS का जो सर्वे है उसके हिसाब से वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो इतना ग्रोथ किया है 17-18 और 22-23 के बीच में। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स में दिखाएंगे। इंस्टीड ऑफ राइटिंग दिस सो दिस लाइक दिस, है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करता है। और आप कैसे लिखेंगे इसको, तो आपका जैसे आंसर शीट है, ये आंसर शीट है ना, चलो ऐड ही करते हैं इसमें। देखो, ये आपकी आंसर शीट है, यहाँ पे क्वेश्चंस है, यहाँ से आपने आंसर लिखना शुरू किया, आपने आंसर लिखा, इंट्रो लिखा, फिर बॉडी पे आ गए। बॉडी पे आपने ऐसे लिखा, यहाँ पे ये बॉक्स बना के ये डाल दिया, इसका फिगर नंबर डाल दिया और इस फिगर नंबर को आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, फिर आगे बढ़ते गए। अब तो क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट की तरह बन जाता है। आप जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, जब आप बजट पढ़ते हैं, तो कितना सुंदर प्लेसमेंट रहता है उसमें चार्ट्स का। यहाँ तक लिखा रहेगा कुछ, उसके बाद कंप्लीट इसमें 4 चार्ट रहेंगे, फिर यहाँ लिखा रहेगा, फिर यहाँ पे एक चार्ट रहेगा, है ना। इस तरह से अपने आंसर शीट में भी प्रोड्यूस करने की कोशिश करिए और ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज से होगा। ये आप एक बार करें एक बार छोड़े उससे नहीं होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड एक बहुत अच्छा न्यूज़ है और हाइब्रिड सॉल्यूशन की बात करता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोग बैटरी टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से बैटरी टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाए। हाइब्रिड सॉल्यूशन जो है अभी एटलीस्ट अभी के लिए नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाई है अभी। उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उसकी चार्जिंग कॉस्ट, उसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है। तो अभी हाइब्रिड सॉल्यूशन बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। इंडिया में ये बहुत अभी रंग पकड़ रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ ने हाइब्रिड की दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। तो
ये आर्टिकल आपको बताएगा कि ये रिसर्चर्स जो है हाइब्रिड को क्यों मीडियम टर्म सॉल्यूशन में अच्छा मानते हैं, ये चीज़ कब तक कंटिन्यू रहेगा, सब्सिडी में क्या हो रहा है अभी भारत में, चार्जिंग नेटवर्क कितना डेवलप करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स और वैल्यू चेन, इन सब वेरियस पॉइंट्स पे हाइब्रिड सॉल्यूशन पे आप एक नोट्स बना लेंगे। वो नोट्स जो होगा आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो आपका ऑलरेडी नोट्स है उसमें आप हाइब्रिड सॉल्यूशन करके एक छोटा सा ऐड ऑन कर लेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मान के चलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ पहले से, GS2 सेक्शन 3 में ईवी से रिलेटेड वो एक क्वेश्चन डालेंगे है ना। जिस तरह से अभी चल रहा है, फोकस है अभी बिहार सरकार का भी उस दिशा में, है ना, तो ये क्वेश्चन इसे डालेंगे, इसलिए एक नोट्स इसका जरूर से प्रिपेयर करके रखिए। इसके बाद साइफर केस इज़ रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकता है, तो पाकिस्तान से रिलेटेड है, जिसमें वहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 10 साल की जेल हुई। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, हम आते हैं द हिंदू में। आज द हिंदू मैंने इंटरनेशनल एडिशन निकाला है, इसमें कोई ऐड वैड नहीं रहेगा, एकदम डिट्टो आर्टिकल रहेगा। चलो, ये जो है झारखंड के CM शिबू सोरेन, उनके ऊपर हेमंत सोरेन, आई एम रियली सॉरी, हेमंत सोरेन जी के ऊपर ED का अभी कुछ चल रहा था। तो जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सेंटर और स्टेट में, आज टाइम नहीं बचा, नहीं तो मैं सेंटर स्टेट को थोड़ा एक बार ब्रश अप कर देता है कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत में क्या क्या पढ़ना। ठीक है, 1-2 दिन में मुझे टाइम मिला तो मैं बता दूंगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का मैंने जो क्वेश्चन डाला है मेंस का, वो सेंटर स्टेट पे ही है और इसी से प्रभावित है। आज का जो न्यूज़ चल रहा है ना, इसी से प्रभावित है। आप उस आंसर को लिखेंगे, मैं कल या परसों सेंटर स्टेट पे आपको एक 5 मिनट का एक सिनॉप्सिस दे दूंगा, क्या पढ़ना है, कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, और एक समझाने की दिशा में, तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा। फिलहाल इसको आगे बढ़ेंगे इसको लेकर। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उसको देखेंगे। अभी देखिए, एक धिमसा डांस है। धिमसा डांस कहाँ परफॉर्म होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। यहाँ पे एक और फैक्ट है कि जो पोरजा ट्राइब है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अब बोलेंगे सर कितना ट्राइब का लिस्ट याद करें? भाई जो न्यूज़ में है उसको तो पढ़ लो, जो एरियाज न्यूज़ में है उनसे रिलेटेड कोई ट्राइबल एरिया है तो उसको पढ़ लो। जरूरी थोड़ी है सारा तुम रटो, और यही तरीका ही है पढ़ने का। आप सब कुछ तो आप ग्रास्प नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं तो अच्छी बात है, हमसे नहीं होता है। चलो, वेस्टर्न घाट बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन, कहें तो इकोलॉजिकल जोन है, सॉरी। उस इकोलॉजिकल जोन से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट में आपको माउंटेन रेंजेस भी मिलेंगे। ठीक है, इसका हाईएस्ट पीक क्या है, यहाँ पे कौन कौन से वाइल्ड लाइफ प्रजाति पाई जाती है, और वेस्टर्न घाट का क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन वेदर कंडीशन में या इंडियन क्लाइमेटिक सिनारियो में, वो आप देखेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब टॉपिक पकड़ना है। वेस्टर्न घाट है कहाँ पे, है ना, ईस्टर्न कोस्ट पे है या वेस्टर्न कोस्ट पे है, तो इस तरह की चीज़ भी पूछी जाती है कभी कभी। अब हम आते हैं यहाँ पे कुछ मैप वर्क भी देखेंगे। मैप वर्क आप देखिए कि लद्दाख को मैंने ऑलरेडी आपको मैप करवाया है, आज फिर से आप उस मैप को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक 17th लोकसभा का लास्ट सेशन यानी बजट सेशन आज कमेंस हो रहा है। ये जो बजट सेशन होगा ये वोटों ने काउंट होगा, या कहें तो फुल बजट नहीं होगा, उतना ही बजट दिया जाएगा, उतना ही पैसा दिया जाएगा कि ये सरकार अंत होने के और नई सरकार बनने तक का जो पीरियड है वो डाउन टाइम में नहीं जाए। इलेक्शन को जो पैसा देना है वो यहाँ से जाएगा। तो ये सब के लिए एक सेशन होगा अभी, बजट सेशन, उसमें चीज़ें होंगी। तो ये अभी कौन सा सेशन चल रहा है लोकसभा का? 17वीं लोकसभा अभी चल रही है। ये 17वीं लोकसभा चुनी कब गई थी? 2019 में चुनी गई थी। 16वीं लोकसभा कब चुनी गई थी? 2014 में चुनी गई थी। उससे पहले आप 11वीं से 17वीं लोकसभा का एक डिटेल आप बना लेंगे। उसमें आप लिखेंगे इलेक्शन कब हुआ, सरकार कौन सी पार्टी की बनी और उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे। देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन जो आते हैं यहीं से आते हैं, आप इसको नोट करके रखिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूपी दे रहे हैं इसमें तो 100% एक क्वेश्चन रहता है इससे। लोकसभा का मैच ऑफ द फॉलोइंग आएगा कि 11th लोकसभा, 12th लोकसभा, 14th लोकसभा, ईयर दे देगा उसमें इलेक्शन का। आप उसको मैच अप करते रहिए। इस तरह का क्वेश्चन हमारे यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, ये सब फोटो जब देखो ना तो फोटो देख के खुश नहीं होना है, इस सुंदरता में आपको मैप दिखना है कि पीर पंजल रेंज है कहाँ पे, पीर पंजल रेंज के आसपास और कौन से माउंटेन हैं, इस रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, पीर पंजल के ऊपर क्या है, नीचे क्या है, इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है। ठीक है, आपको जो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका जोग्राफिकल अप्रोच होना चाहिए ना, वो एकदम मैप बेस्ड होना चाहिए। तो आज का लद्दाख हो गया और दूसरा पीर पंजल रेंज हो गया। ठीक है अब वर्कफोर्स वाला हमने बात कर ही लिया। हाँ, यहाँ पे आपका
आंख चमकना चाहिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर। जहाँ भी आपको 2-3 चीज़ मिले, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मिले, आपको कहीं भी WTO मिले, आपको कहीं भी SDG मिले, तो उसका न्यूज़ तो पढ़िए ही, उसका जो बेसिक्स है उसको भी एक बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि ये सब जो है ना, ये सदाबहार टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक्स बोलते हैं इसको। तो अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के कितने साइट्स हैं? सबसे पहला सवाल, 43 साइट्स हैं। कितने कल्चरल साइट्स हैं? 34 कल्चरल साइट्स हैं। कितने नेचुरल साइट्स हैं? 7 नेचुरल साइट्स हैं। और कितने मिक्स्ड हैं? 1 मिक्स्ड है। मिक्स्ड कौन सा है ये आप मुझे कमेंट करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है प्रीलिम्स का आज के लिए आपको, जो आपको इसके कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। नालंदा महाविहार, महाबोधि टेम्पल, ये दोनों जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। कहाँ से? बिहार से। बिहार में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2 है, टोटल 43 है, 37 कल्चरल है, 7 जो है नेचुरल है, 1 मिक्स्ड है। मिक्स्ड कौन सा है वो आपको कमेंट करना है। फिलहाल न्यूज़ ये है कि 12 फोर्ट जो है मराठा का, महाराष्ट्र का वो, या मराठा का वो हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो क्वेश्चन बनता है कितने फोर्ट्स? 12 फोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। और बाकी कभी समय मिले तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट पे जाके सारे 43 के लिस्ट दिए हुए हैं, उसमें लिंक भी दिया हुआ है सबका। तो एक एक को आप एटलीस्ट तो 2-2 को आप एक दिन में पढ़ के सारा 43 एक बार पढ़ जाइए। और अगर हो सके तो एक एक के करस्पॉन्डिंग 2-4 लाइन का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अगर सवाल पूछता है ना एरिया से तो वहाँ से बहुत रिलेट करता है चीज़, है ना। अजंता जैसे पूछा था पेंटिंग में, तो अगर आप पढ़े रहते ये चीज़ तो आप आराम से वो जवाब दे सकते थे। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस को टैकल करने का स्टैटिक के अलावा यही एक तरीका है, और ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। सब लोग करते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। बाकी अगर पंचवर्षीय योजना है तो फिर ठीक है, प्लानिंग कमीशन वैसे भी बंद हो गया है। चलो, यहाँ पे एक आर्टिकल था, हाँ, एक टीन्स जो है सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। ये चीज़ रिसेंटली भी बताया गया था, और ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, प्राइवेसी इशूज़ से रिलेटेड है। ये आप यूज़ कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी इशूज़ में, या साइबर इशूज़ में रिलेट कर सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है। चलो, अब एक आर्टिकल जो है वो शशि थरूर का आर्टिकल है, हाँ, महात्मा गांधी से रिलेटेड। महात्मा गांधी देखो हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहे हैं, रहेंगे भी भारत के लिए, हमारे BPSC की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप कितना भी उनको गाली दो, लेकिन है रेलिवेंट वही, और परीक्षा में उन्हीं के बारे में पूछेगा और आपको पॉजिटिव ही लिख के आना पड़ेगा, भले आपकी पर्सनल सोच उनके बारे में कुछ भी हो। खैर, वो पढ़ने से चेंज होता है। फिलहाल हमें देखेंगे कि उनकी जो आइडियोलॉजी थी, रिलीजियस आइडियोलॉजी कैसी थी, वो इन सब जो 3 हाईलाइट किए मैंने, 4 जो मैंने हाईलाइट किए हैं, बस इतना पढ़िए, इससे ज़्यादा मत पढ़िए इसमें। बाकी सब जो है वो पॉलिटिकल है, बस ये 4 जो है वो पढ़ने लायक है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसके बाद मिलते हैं कल, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मेंस के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको ये 2 क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, इन 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आपको ऐसा नहीं कि हम आपसे कुछ कमेंट करवा रहे हैं, आपको हम एक्टिव लर्निंग करा रहे हैं। एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि आप कान खोल के सुन रहे हैं और आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो एटलीस्ट याद है, आप रिवाइज़ कर रहे हैं घर जाके, ठीक है। कुछ बैकग्राउंड बना हुआ है, ऐसे नहीं चल रहा है चीज़। उसके बाद आपको एक मेंस क्वेश्चन दिया गया है, जो इस वीडियो के लाइव होने के 5 से 10 मिनट के अंदर वेबसाइट पे भी आ जाएगा। आप उसको अपलोड, उसमें आंसर्स अपलोड करके पीयर रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल, धन्यवाद।